नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग प्रिवेंशन एक्ट इन दिनों आपको देखने को मिलेगा। पंजाब एडीए के एग्जाम है, एज वेल एज सीबीआई एपीपी के एग्जाम है और साथ ही साथ राजस्थान एडीजे, छत्तीसगढ़ एडीजे के एग्जाम है। यहाँ से देखा जाए तो एडीजे के एग्जाम में स्पेशल 2 क्वेश्चन ही इसके आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन प्री के एग्जाम के लिए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। वो छोटा सा एक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं। आधा एक्ट आपका केसेस से कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं इसके अंदर। इस एक्ट का एक्ट नंबर 49 है और साथ ही कहता है मेरे पास टोटल 5 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन है। मेरा सिग्नेचर 9 सितंबर 1988 को गया और मैं 31 अक्टूबर 2019 को होल ऑफ इंडिया में अप्लाई हो गया। इट्स मीन इससे पहले मैं JNK में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब मैं JNK में भी अप्लाई होने लगा हूँ। मेरे पास चैप्टर 1 है जो है प्रीलिमिनरी, जो 1 2 का 2 की बात करता है। जो 1 2 का 2 के अंदर जो मेन है वही आपका है। अब साथ साथ मैं आपको इसका सेक्शन का ओवरव्यू भी दे देती हूँ। आप लोग अपने अपने सेक्शन निकाल लीजिए। सेक्शन 1 कहता है मैं आपका शॉर्ट लेटर, 2 कहता है आपका डेफिनेशन क्लोज हो, 2(1) कहता है मैं इलेक्शन की बात होगा, 2B कहता है प्रिस्क्राइब्ड, 2AA कहता है प्रिस्क्राइब्ड, 2B कहता है पब्लिक ड्यूटी क्या है और 2C कहता है पब्लिक सर्वेंट क्या है। देखिए जिस तरह से BNS सेक्शन नंबर 2 के 28 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई वह यहाँ पर भी है। आपको बता दूं IPC के सेक्शन नंबर 161 से 165 पहले हमारा प्रिवेंशन एक्ट हुआ करता था, वहाँ पर भी फिर वहाँ से उसको हटा के ये एक्ट बना दिया गया था। अब जो नया BNS है उसमें वैसे प्रोविज़न नहीं है, इसलिए दोनों की पब्लिक सर्वेंट को डिफरेंट बनाया गया है। BNS के पब्लिक सर्वेंट में थोड़ा सा पब्लिक सर्वेंट आता है, इतने फिक्स है। इसके पब्लिक सर्वेंट का जो दायरा है वो लंबा हो गया कि इसमें कौन कौन है। इवन तो जो बैंक हैं और बैंक की जो कर्मचारी, इवन प्राइवेट बैंक है, उनके जो मैनेजर हैं, अगर लोन पास करने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं वो भी रिश्वत है। लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब जो घर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, जो सुबह शाम देख के मरीजों को देखते हैं और दिन भर हॉस्पिटल रहते हैं और ड्यूरिंग हॉस्पिटल टाइम भी वो घर बैठ के मरीजों को देखते हैं और पैसे लेते हैं 400 रुपये 500 रुपये, वो करप्शन नहीं है। वो अनएथिक्स हो सकता है, अनएथिकल थिंग्स हो सकती है, पर वो करप्शन नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को नहीं कर किया गया है। देन आता है आपके पास 2D के अंडू एडवांटेज, सारा खेल इसी का है। अंडू एडवांटेज जो है यहाँ पे वो मनी के रूप में हो सकता है, वो थिंग्स के रूप में हो सकता है, वो प्राइस के रूप में हो सकता है, या किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करने को देने के लिए अंडू एडवांटेज हो सकता है। फिर आता है तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, मेरे पास 1 to 2 सेक्शन है। चैप्टर 2 कहता है कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको स्पेशल जज लाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल लॉ है तो स्पेशल जज की जरूरत पड़ती है। और जो भी स्पेशल जज होता है इक्वल रैंक होगी उसकी, किसकी रैंक होगी, उसकी रैंक होगी सेशन जज के इक्वल होगी। यहाँ पे सेक्शन 3 to 6 से सेक्शन 3 स्पेशल जज को अपॉइंट किया गया है आपने। सेक्शन नंबर 4 कहते हैं स्पेशल जज को ट्राइबल कौन से मैटर है। सबसे अच्छी बात, जब एज ए सेशन कोर्ट आपको भी मैटर ट्रायल करते हो तो आपको मैटर कमिट करना पड़ता है, लेकिन जब आपको भी पर्टिकुलर एक्ट के लिए स्पेशल जज बन जाता है तब मैटर डायरेक्ट हेल्ड कर सकते हैं, उसके लिए मैटर कमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेक्शन 5 कहता है प्रोसीजर क्या होगी, पार्ट्स क्या होंगी, और इसमें बहुत सारे केसेस है जो मैं आपको लिखाऊंगी। और सेक्शन 6 कहता है पावर ऑफ द समरी ट्रायल भी कर सकते हैं। जनरली जो स्पेशल जज होता है इक्विवेलेंट टू सेशन जज होता है, और सेशन कोर्ट जज जो होता है वो सेशन ट्रायल करता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप समरी ट्रायल भी कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो स्पेशल बने हुए होते हैं और वहाँ एज ए स्पेशल जज हमारे सेशन जज आते हैं, फिर भी उन्हें समरी ट्रायल करने का अधिकार है। चाहे IDPS एक्ट पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर भी समरी ट्रायल का प्रोविजंस दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ टाइम इन लोगों को समरी ट्रायल करने का राइट दिया जाता है। देन आता तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 कहता अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस है। चैप्टर नंबर 3 कहता है कि इसमें हम ऑफेंसेस और पेनल्टी, सारा खेल इसी का, ये चैप्टर आपका रट्टा हुआ होना चाहिए। ऑफेंसेस पेनल्टी की बात करते हैं जो 7 से 16 सेक्शन 7 कहता है पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देने की बात करता है। 7A कहता है भ्रष्ट आचरण करता है। 8 कहता है जो पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देगा वो भी अपराधी होगा। 9 कहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन देगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपराधी होगा। 10 कहता है ऑर्गेनाइजेशन को तो जेल में डाल नहीं सकते, तो उसका जो ऑफिसर होगा इंचार्ज उसको जेल में डालेंगे। 11 कहता है पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक सर्वेंट की प्रोसीडिंग के कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रतिफल लेता है, कोई तरह का कंसिडरेशन लेता है, उससे रिलेटेड बात करता है। 12 कहता है जो भी इन ऑफेंसेस का अबेटमेंट करेगा उसकी बात करता है। 13 कहता है जो भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट करेगा उसको पनिशमेंट देंगे, 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 कहते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है वो उसको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर आप कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 129 BNSS में, तो इसके साथ लिख दीजिए 129 BNSS पढ़ते हैं। 15 कहता है अटेम्प्ट के लिए, देखो ऑफेंस आ गया, अटेम्प्ट आ गया, अबेटमेंट आ गया, मिसकंडक्ट आ गया, सब आएगा इसके अंदर, हैबिचुअल ऑफेंडर आ गया। 15 कहता है अटेम्प्ट के लिए, और 16 कहता है फाइन के लिए। फाइन जब भी देंगे क्या क्या बातें ध्यान रखी जाइए, क्योंकि चूंकि जब ये प्री में एग्जाम में आ रहा है, स्पेशली हरियाणा एडीए के लिए जब ये प्री में आ रहा है तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो सेक्शंस आपके पास रटे हुए होने चाहिए।
चैप्टर नंबर 4 कहते हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर एक्ट 17 से 18। जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वही हमारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कि हम BNSS में करते हैं। यदि आप सबके पास पुराना बैरेक्ट है तो जहाँ जहाँ CRP से लिखा है वहाँ वहाँ BNSS डीम्ड करना। सेक्शन 70 कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथराइज पर्सन कौन होगा, पुलिस आएगी या CBI आएंगे। जब भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है अनटिल और अनलेस आप रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते हो, अनटिल और अनलेस जब तक आप रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते हो तब तक आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। सेक्शन 17 के साथ ऑब्लिक करके लिखो आर्टिकल 311। क्यों लिखा है आप बताऊँ मैं आपको, दिखाओ। आर्टिकल 311 कहता है आपकी नौकरी से निकाला जा सकता है। निकाल सकते हैं हम आपको नौकरी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हम आपको नौकरी से निकालते हैं तो आपको हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ना कि भैया हम आपको नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी जब भी आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग की जाती है अनटिल अनलेस आप रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते हो तो प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है। लेकिन जब रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात करता है 17 ये कहता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उसके शासकीय कृत्यों कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों के लिए विनिश्चय के संबंध अपराधों की जांच और पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और 18 कहता है कि पार्ट टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक्स होगी जो उसको कर सकते हैं। देन आता है चैप्टर नंबर 4A। चैप्टर नंबर 4A कहता है मैं आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर करूंगा। फाइनली आप ऑफेंडर पाए जाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर किया जाएगा। और जब भी अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्ट को फॉलो किया जाएगा, जैसे कि आपका जो एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, आपके पास क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है 1944 और साथ इन दोनों को फॉलो किया जाएगा। और देन आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारे मेन क्वेश्चन आता है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस सैंक्शन लेनी। ये यहाँ की क्या बात करूँ, हम बात करते हैं CRPC 197 भी कहते हैं जब भी कभी किसी जजेस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई भी तरह का प्रोसीडिंग करना है, कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है तो प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ती है। सेक्शन 19 राजस्थान ADJ मेन का क्वेश्चन था। प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन लेनी पड़ेगी। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 20 कहता है जहाँ पब्लिक सर्वेंट अंडर इन्वेंट्रेस लेता है वहाँ सेल्फ प्रिजम्पशन की जाएगी। 21 कहता है अक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस बुला सकते हैं, अकम्प्लिश के रूप में भी आ सकता है, पार्डन भी किया जा सकता है। 22 कहता है BNSS के उस प्रोविजन को मॉडिफाई करके अप्लाई करेंगे। बाकी पूरा BNSS अप्लाई होगा बस उस सेक्शन को मॉडिफाई करके अप्लाई करेंगे। 23 कहता है चार्ज के बारे में पर्टिकुलर थिंग्स चली जाएगी। 24 कहता है मैं रिपील हूँ। 25 कहता है ये एक्ट आर्म फोर्सेज एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, उसका सेविंग्स है। 26 कहता है स्पेशल जजेस द्वारा इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट स्पेशल जजेस बने जाएंगे। देन आता है आपके पास 27 वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशली पंजाब एरिया के लिए, अपील और रिवीजन कब कहाँ और कितने दिन में की जाएगी। 28 कहता है ये एक्ट अगर कहीं पर भी कोई और प्रोविजन उसका एडिशनल होगा। 29 कहता है ये अमेंडमेंट यहाँ पे अप्लाई होगा। 29A कहता है रूल बनाने का राइट किसको होगा। 30 कहता है रिपील ऑफ सेविंग्स क्या, और 31 कहता है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पहले हमारे कोर्स पे एक IPC हुआ करता था उसका सेक्शन 161 से 165 रिपील किया गया। अब तो हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो नाउ सेक्शन 31 का कोई रोल नहीं रहा क्योंकि अब नया आ चुका है। नए जब भी आपका PC एक दोबारा बनेगा तो ऑटोमेटिक जो प्रोविजन से चेंज कर देंगे। तो ये आज से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है हरियाणा ADA के प्री ओरिएंटेड के लिए। तो हरियाणा ADA के लिए आप जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपको पता है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है केवल उनकी सब क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं। आप चाहे हरियाणा ADA का पूरा प्री ओरिएंटेड बैच हमसे ले सकते हैं, उसकी एक अलग फीस है। हरियाणा ADA का लॉ सब्जेक्ट का जो डिफरेंट लॉ है आप उनके अलग अलग भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनके अलग अलग फीस देकर पे करके ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, सभी मोड में। तो हरियाणा ADA के लिए प्री ओरिएंटेड बैचेस के लिए आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैं सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ क्योंकि हमारे लॉ कोचिंग की फैकल्टीज हम नहीं रखते, इसलिए जो GS का पार्ट है वो हम नहीं पढ़ाते। तो लॉ से रिलेटेड आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।